हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारा केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमको आगे आने वाले सब टॉपिक्स में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस हम किसी केमिकल रिएक्शन में ना मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में मास प्रोड्यूस नहीं होता और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन द मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक लॉ है केमिस्ट्री का और इसको याद रखना हमको बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सारी जगह हमें इसका एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन की बात आएगी हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे डिटेल में। ठीक, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन अ एलिमेंट और अ कंपाउंड जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होगा। जो भी एलिमेंट है उसका प्रोपोर्शन है वो फिक्स होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जब मिक्स होंगे तो उनका भी प्रोपोर्शन क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तीसरा है गेल-यूसेक लॉ। गेल-यूसेक लॉ क्या है? एक्चुअली ये इसी का एक्सटेंडेड रूप है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें हम बात करते हैं केवल किसकी? गैस में। मतलब उन्होंने गैस को स्पेसिफाई करके जो बात बोली थी तो उसको उन्होंने अलग लॉ दे दिया, गेल-यूसेक लॉ। एक्चुअली है ये डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ। ठीक है, थर्ड फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट लॉ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एक मोल किसी भी गैस का एक मोल अगर हम लें तो सेम टेम्परेचर पे एंड सेम प्रेशर पे नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल क्या होंगे? सेम होंगे, चाहे गैस कोई सी भी हो। इफ a gas at a same temperature, if different gases are same temperature and same pressure, ठीक है, 1 mole of gas means एक मोल गैस लेंगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल शुड बी सेम। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स लॉ है। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ और कंसेप्ट्स की। ठीक है, उसमें सबसे पहला मोल। ये टर्म आपको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज भी होगा, मोल। ठीक है, मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कि 12 ग्राम में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? मोल या 1 मोल जिसको बोलेंगे हम, 1 मोल। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे। क्या? जैसे आपको मास और पहले मोलर मास देख लेते हैं, उसके बाद ये वाली बात बताएंगे। ठीक है, मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये क्या कहलाएगा आपका? मोलर मास। मोलर मास। ठीक, अब मोलर मास से मोल कैसे निकालेंगे? मोलर मास से मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? नंबर ऑफ
मोल्स। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा हमें, ठीक है। अगला देखिए कि इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो है वो क्या कहलाता है? हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। हम इसकी बात करेंगे, इस पर बहुत अच्छे से चर्चा भी करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हम इसको अच्छे से बताएंगे, वहां आपको समझ में भी जाएगा कि एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए। अगला हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्ट रेशियो। एग्जैक्ट रेशियो है, एग्जैक्ट कि मतलब कितना उसका पार्ट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, वो क्या कहलाएगा? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी केस में दोनों सेम भी आते हैं, तो उनका मतलब एक नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने और कंसेप्ट की तरफ। हाँ, तो अब देखेंगे हम, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, तो रिएक्शन में एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो अब इसमें से दो चीजें निकल के आती हैं, एक आता है आपका सॉल्यूट, एक आता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? जो भी इस रिएक्शन में कम प्रेजेंट होगा, कम प्रेजेंट होगा इन द सेंस उसका अमाउंट कम होगा, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा या जिसमें रिएक्शन चल रही है वो क्या कहलाएगा? आपका सॉल्वेंट। जिसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वो है सॉल्यूट। ठीक है, या आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सॉल्वेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों टर्म हम कभी यूज करेंगे, अभी जो भी हम फॉर्मूले की बात करेंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी, वहां हम इन दोनों टर्म का यूज करेंगे। तो ठीक है, याद रखिएगा इसको। सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो या जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है या जिसमें हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन के अंदर ही हम जो टर्म यूज करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। पहला टर्म मास परसेंट। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या है? सॉल्यूट कितना परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जो भी सॉल्यूशन हमने बनाया है, जो रिएक्शन है उसमें सॉल्यूट कितना है, कितने परसेंट है, वो कहलाता है मास परसेंटेज। तो इसको निकालेंगे कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, इनटू 100। ये क्या परसेंट निकल के आ जाएगा? मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन टोटल मास। सॉल्यूट उस टोटल मास में कितना परसेंट प्रेजेंट है, ये निकालने का फॉर्मूला है हमारा क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100, जिसे हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज, या फिर इसको W बाई W, वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमको क्वेश्चन में वेट बाई वेट के टर्म में भी दिया हुआ होता है, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। अगली चीज क्या हमारी? अगला हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन
जैसे कोई भी रिएक्शन है उसमें दो रिएजेंट है हमारे, तो एक का मोल माना हमने Na, दूसरे का माना Nb, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन क्या है, ए के मोल का फ्रैक्शन क्या है, ये कितने फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसमें, तो उसके लिए क्या है Na अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या है यहाँ पे Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, तो ये क्या हो जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन, किसका है ये ए का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सिमिलरली बी का अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। ये हम बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है प्रीवियस ईयर के। अगला है आपका कॉन्सेप्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा आपको मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी होता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 ये लीटर में आएगा जो भी होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी याद रखेंगे, रिटी रिटी, क्योंकि इसमें एक और टर्म है वो है मोलैलिटी। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमारे काय के होंगे, सॉल्यूट के होंगे, ठीक है। और ये वॉल्यूम होगा हमारा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, ठीक है। यहां पे मोलैरिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा आपका मोलैलिटी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको यूज करेंगे। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फार्मूला M0.98। क्या है ये फार्मूला मेटल ऑक्साइड का, M0.98 into O। मेटल M प्रेजेंट M2 प्लस एंड M3 प्लस। जो यहाँ पे जो M है इसमें दो हिस्से हैं, एक M2 प्लस भी है और एक M3 प्लस भी है, ठीक है। तो अब उसने पूछा है फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एट M3 प्लस। M3 प्लस की उसने बात की है, चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं M2 प्लस क्या है हमारा X है, X मान लिया हमने। अब M3 प्लस कितना होगा, 0.98 माइनस X, 0.98 माइनस X होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितना है हमारा 0.98 है ये M, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, O पे चार्ज क्या होता है हमारा 2 नेगेटिव, ये बैलेंस है तो इस पे क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे चार्ज क्या है हमारा 2 पॉजिटिव, इस पे 3 पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चार्ज बैलेंस की बात करेंगे। चार्ज बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 into x प्लस 3 into 0.98 माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 2 के बराबर होगा, क्योंकि इनका जो चार्ज है उसका सम 2 प्लस आना चाहिए, तभी तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो पाएगी, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहां से जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा 0.04, x आएगा 96, सॉरी 0.94, यहां से आपका x निकल के आएगा। x निकल के आएगा तो M3 प्लस का हमें बात करना है, M3 प्लस की, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे M3 प्लस पूछा गया। तो M3 प्लस का क्या है 0.98 माइनस x, तो यहां ये आ जाएगा M3 प्लस हमारा 0.04,
सवाल अभी नहीं हुआ है, टिक मार के नहीं आ जाना। हो सकता है उसमें ये ऑप्शन भी दिया हो, लेकिन उसने क्या पूछा, फ्रैक्शन की बात की है, परसेंटेज में सारे ऑप्शन दिए परसेंटेज, तो इसका परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालेंगे, ये 0.04 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या हमारा 0.98 इंटू 100, सॉल्व कीजिएगा आपको मिल के आएगा, ये निकल के आएगा 4.08%। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए बोर्ड पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 ग्राम ऑफ CO2। इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करिए, मैंने बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा कि एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकालते कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या इस कंबशन में क्या क्या निकल रहा है, हमारा रिलीज हो रहा है 0.72 ग्राम वाटर यानी कि H2O एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कि वो हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे पहले हम मास में डील नहीं करते हैं, रिएक्शन में हम किस में डील करते हैं, मोल में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हमें हमेशा मोल में ही डील करना है। तो सबसे पहले जब ये आएगा तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको मोल में। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मोल का फॉर्मूला भी बताया था। मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, मोल। तो पहले H2O के में कितने मोल हो जाएंगे आपके, 0.72 मास है इसका, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 और 16 18 18 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 0.04। CO2 का निकालेंगे, CO2 का मास क्या है 3.08 ग्राम डिवाइडेड बाय 44, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास, सॉरी मोलर मास, सबके मोलर मास आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 3.08 डिवाइडेड बाय 44 कितना होगा आपका 0.07, 0.04, 0.07। अब हमने बात किया था इंपेरिकल फॉर्मूला में, वो क्या होता है, होल नंबर में फ्रैक्शन होता है। होल नंबर में क्या ये दोनों होल नंबर हैं, नहीं, तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे होल नंबर में। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, अगर इसको 100 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों होल नंबर बन जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा 7। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो H2O क्या होगा यहाँ पे 4H2O, ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब जो हमको आउटपुट मिला है, और प्लस 7CO2। अब हाइड्रोकार्बन क्या था, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो कितना कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके सबके मोल बराबर होंगे। तो यहां देख लेते हैं कितने हैं इसके, 7C, तो C 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 8, H8, C7H8, ये निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, टिक कर लीजिए। सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेईई में 2013 में आया, इससे पहले कराया था वो भी 2013 में आया था। एक और सवाल करेंगे वो भी 2013 में आया था, 2013 में बहुत सवाल आए थे। ठीक है, और ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन XMnO4 प्लस YC2O2 प्लस ZH इस गिव्स, क्या देता है, XMN2 प्लस 2YCO2 प्लस ZY2H2O, that the value of X and Y, X, Y, Z in the reaction respectively। X, Y, Z की वैल्यू निकालना है इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं सबसे पहले, X MnO4 नेगेटिव प्लस YC2O4 नेगेटिव प्लस ZH प्लस।
आउटपुट क्या है इस रिएक्शन का, X Mn2 प्लस 2YCO2 प्लस ZY2H2O। ठीक है, सॉल्व करने का सिंपल तरीका है अगर आप एक्स एंड वाई जेड को बैलेंस करके निकाल लें, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, अब ऑक्सीजन इस तरफ भी है इस तरफ भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन के टर्म भी ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन की एक बैलेंस इक्वेशन बनाऊंगा, मींस ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, वहां मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4x प्लस 4y इक्वल टू, आउटपुट में आ गए हम, यहाँ कितने हैं 4y प्लस ZY2, ये क्या ऑक्सीजन है, इसमें 4y से 4y कैंसल, 4x इक्वल टू ZY2, यहां से निकल के आएगा हमारा 8x इक्वल टू Z। ये क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक्स एंड वाई जेड की, तो ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे ना, ऑप्शन दिए रहेंगे तो क्या करना है आपको, पुट करके देखना है इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखेंगे तो ये 2 5 16 2 8 टाइम्स Z, ठीक है, ये ऑप्शन केवल सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसा ही होगा क्योंकि वहां पे आपको मिनिमम टाइम कंज्यूम करके सवाल को बनाना है, तो वो आप ऑप्शन से भी कर ले जाएंगे इस टाइप के सवाल। तो और दूसरा तरीका है, आप सब पूरा सबको बैलेंस करते रहिए बैठ के, हो सकता है बैलेंस में टाइम ज्यादा लगे, इसलिए ये सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, लिखा होगा इन अ रिएक्शन 2Al plus 6HCl gives 2Al3 positive plus 6Cl negative plus 3H2। अब ऑप्शन देखते हैं, अब क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है, अब सीधा ऑप्शन है, क्या है, A 11.2 liter H2 gas at STP is produced for every mole HCl consumed, 6 liter HCl consumed। तो इसमें कितना लीटर H2 कंज्यूम होगा उसकी बात की है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इस रिएक्शन में HCl कितना है हमारा, रिएक्शन तो दिख ही रही होगी आपको, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि HCl कितना है, यहाँ पे 6HCl यानी 6 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ से कितनी गैस रिलीज हो रही है आपकी H2, 3H2, 3 मोल्स ऑफ H2। अब यहाँ पे की कंसेप्ट याद रखना है हमको कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एट एसटीपी वो कितना होता है, 22.4 लीटर। बस ये सवाल बन गया, आपका कॉन्सेप्ट याद है, बन गया सवाल, सीधे कॉन्सेप्ट पे सवाल है। अब एक मोल गैस का कितना है, 22.4 लीटर, तो 6 मोल ऑफ HCl के लिए 3 मोल ऑफ H2 है, तो इसके 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल ऑफ HCl के लिए क्या होगा हमारा 3/6 मोल्स ऑफ H2, 3/6 क्या हो जाएगा आपका 0.5 मोल, यानी कि हाफ मोल। एक मोल में कितना गैस है हमारा 22.4 लीटर, हाफ मोल में कितना हो जाएगा इसका आधा कितना होगा इसका 11.2 लीटर। ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको मिलेगा कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। वो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, 11.2 लीटर H2 at STP produce for every mole of HCl, every mole of HCl यानी 1 मोल ऑफ HCl के लिए 11.2 लीटर ऑफ H2 रिलीज होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ए ऑप्शन, टिक कर दीजिए। ये कब आया है, ये 2007 यानी कि ये AIEEE में आया हुआ है, उससे पहले AIEEE चलता था। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ 3.60 m यानी कि ये मोलैलिटी वाला साइन है, मोलैरिटी वाला, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4
बाई मास, ठीक है, टर्म को ध्यान से देखना है हमको। तो सबसे पहले कितने मोलर सॉल्यूशन है हमारा 3.90, ठीक है, और उसमें H2SO4 क्या है सॉल्यूशन में कितना है 29% बाई मास, 29% है बाई मास है, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, मास नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं यहाँ पे 1 लीटर ही सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, तो ये जो होगा नंबर ऑफ मोल्स, H2SO4 के मोल हो जाएंगे, H2SO4 के मोल कितने हो जाएंगे आपके 3.90, 3.90 मोलर था ना, एक बार देख लेते हैं, 3.60 था, 3.60 था ये क्या है आपका 3.60 मोल, ये इतने मोल आ गए H2SO4 के मोल, कितना 3.60। अब इसका मास निकालेंगे, H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, H2SO4 का मोलर मास होता है आपका 98। मास निकाल लेंगे क्या, मोल इनटू मोलर मास, 3.60 इनटू 98, ये आएगा आपका 352.8 ग्राम, इतना हमारा H2SO4 है, 352.8 ग्राम। अब हमें क्या करना है, अब हमको बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देना, 29% बाई मास है सॉल्यूशन में, और हमारा टोटल मास कितना है, टोटल मास अभी निकाल लेंगे इससे 29%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 29 ग्राम इन 100 ml, सिंपल ले लेते हैं, अगर 100 ले तो ये कितना हो जाएगा 29 ग्राम, 100 ml में कितना है 29 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा हमारा सॉल्यूशन 100/29, 29 ग्राम में 100 ml है, 1 ग्राम में कितना होगा आपका 100/29, ठीक है, इधर देख लेंगे अब। लेकिन हमारे पास है कितना परसेंट H2SO4, ये 352.8 ग्राम, इसमें कितना होगा सॉल्यूशन हमारा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 29, इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा इतना ml सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है आपका, ये एक्चुअली मास आया है 12.16, ठीक है, 1216, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास है आपका डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना माना था हमने 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml, ये ग्राम में है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा यहां से 1.2 के समथिंग आ जाएगा, ये 1.2 से कौन सा मैच कर रहा है बी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 twice will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है Mg3+PO4 twice, ये
Mg3PO4 ट्वाइस है। अब इसमें क्या पूछा है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसका 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट का 1 मोल में हमारे ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 4 × 2 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना प्रेजेंट होगा, ये 1/8। अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 1/8। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने कितना बोला है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 0.25 मोल, यानी कि ये हो जाएगा 0.25 मोल। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इसमें 1/8 इंटू 0.25। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना 3.125 इंटू 10⁻⁻²। ये, और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल मोल का कंसेप्ट है। इसमें 1 मोल में 8 मोल थे ऑक्सीजन के, या इस तरीके से लिख लेंगे अगर आप इस साइड ऑक्सीजन 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना देता है आपको, 1 मोल ऑफ Mg3, 1 मोल ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस, तो इसका 1 मोल क्या देगा आपको 1/8, और इसका कितना है लेकिन 0.25, तो ये कितना देगा 1/8 इंटू 0.25। सिंपली आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम is taken to be relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of substance will। उसने बोला है कि अगर हम 1/12 ऑफ कार्बन 12 की जगह अगर 1/6 ले लें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता था, 12 ग्राम ऑफ 112 ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये हम लेते थे, यूज करते थे 1 मोल निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम 1/12 की जगह 1/6 ले लेते हैं, 1/6 ले लेते हैं। तो अब जो मास होगा एक मोल का, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो जैसे हम मास निकालेंगे तो क्या होता था, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन 112 ऑफ कार्बन 12 था। ठीक है, तो ये 12 ऊपर जाता है तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाता था इसमें। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 1/6 है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा, इन द सेंस क्या हो गया आपका 2 टाइम्स से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों भाई, जो चीज 12 से मल्टीप्लाई हो रही थी अब वो चीज कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 6 से। ठीक है, तो ये कितना डिक्रीज हो जाएगा आपका 2 टाइम, या कह सकते हैं 2 फोल्ड डिक्रीज। सिंपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। एक और तरीका है, 1 मोल में हमारे कितने एटम थे, 6.022 into 10⁻23। ठीक है, 1 मोल में थे। अब ये कितने में थे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 में थे। अब अगर 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा तो हमारे ये एटम जो है कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। भाई जिस चीज का मैं 12th हिस्सा ले रहा था, मैं उसके 6ठा हिस्सा ले रहा हूं बस। मतलब जो 6 टुकड़े थे, पहले 12 टुकड़े ले रहे थे, अब 6 टुकड़े ले रहे हैं। अब 6 टुकड़े ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो इसका मास जो होगा वो भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं क्या है, डिक्रीज 2 फोल्ड। और ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा ऑप्शन है ये, डिक्रीज ट्वाइस, डी ऑप्शन।
ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये इसमें डबल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा है डिक्रीज होते हैं इसमें। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 ml ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन, 520 ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। देखते हैं 420 ml जो सॉल्यूशन है वो कितना है आपका, ये 1.5 मोलर। ठीक है, और दूसरा कितना है आपका 520 ml, 480 ml है ये, 480 ml और ये 520 ml है। ये कितने मोलर सॉल्यूशन है आपका, 1.2 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, 1.2 मोलर सॉल्यूशन है आपका ये। अब इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया। तो मिक्स में आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, सिंपली फॉर्मूला है, वो भी याद रख सकते हैं आप। जो M1V1 यानी कितने मोलर सॉल्यूशन है और उसका कितना वॉल्यूम है, प्लस M2V2 सेकंड में कितने मोलर सॉल्यूशन है और कितना वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो ये उसका तो कितने मोलर सॉल्यूशन बनेगा, अब वो निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं, वो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, M1V1 यानी कि 1.5 इंटू 480 प्लस 520, 1.2 इंटू 520 डिवाइडेड बाय 480 प्लस 520 कितना होगा 1000। सॉल्व करेंगे आपका 1.344। कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, ये निकालने के लिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 m aqueous solution of phosphorus acid H3PO3, the value of 0.1 mole aqueous KOH required is। तो सबसे पहले इसमें हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, नॉर्मेलिटी। इसमें नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है आपका, आप तो सिंपल याद रखिए, मोलैरिटी इनटू चार्ज। चार्ज क्या मतलब, वो यूनिबेसिक है, डाइबेसिक है, एसिडिक, मतलब उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी कितनी है वो देख के हम उसका मींस ये आपका हो जाएगा मोलैरिटी इनटू चार्ज। मतलब वो अगर आयनिक फॉर्म में होगा तो उसमें चार्ज क्या होगा, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, H3PO3, H3PO3, H3PO3 में याद रखना है ये क्या है, डाइबेसिक है आपका। डाइबेसिक कितना, चार्ज कितना आ गया इसका 2, KOH। KOH को अगर आयनिक में करेंगे तो K प्लस OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी ये जो भी है वो कितना है 1। ठीक है, तो ये यहां से नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। नॉर्मेलिटी, अब सवाल देखते हैं, जब भी किसी भी एसिड बेस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है तो नॉर्मेलिटी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम को प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा, तभी वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तभी वो सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, तो यहां देखते हैं, तो यहां पे कितना दिया हुआ है, N1 इसका 20 ml दिया हुआ है, इनटू ये तो 20 ml वॉल्यूम दिया है, इसकी मोलैरिटी क्या है 0.1, इनटू नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू चार्ज या उसका बेसिक नेचर या उसका एसिडिटी। तो ये कितना है इसका 2, H3PO3 का। तो KOH का क्या हो जाएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन और इनटू 1, इस पे चार्ज क्या है 1 इनटू वॉल्यूम। सॉल्व करेंगे यहां से 40 ml इक्वल टू V, वॉल्यूम कितना निकल के आ गया 40 ml। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था, N1V1 इक्वल टू N2V2 फॉर्मूला लगाना। तो ये याद रखने कुछ फॉर्मूले तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है,
और एक क्वेश्चन है और ऊपर, वो भी सेम इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होगा, वो भी 2013 में आया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, n1v1 इक्वल टू n2v2। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए आप अगर ये प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तो आप 60 से 70% क्वेश्चन इजीली बना ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 6.02 into 10 to the power 20 particle of urea are present in 100 ml of solution. The concentration पूछा है, कितने पार्टिकल हैं? 6.022 into 6.02 into 10 to the power 20, इतने पार्टिकल हैं, कितने में? 100 ml में। तो इससे कंसंट्रेशन पूछा है। कंसंट्रेशन की जब भी बात करेंगे तो एक्चुअली कंसंट्रेशन क्या होता है आपका? मोलैरिटी। यहां से आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी के लिए क्या है, आपको वॉल्यूम दिया है, अब आपको क्या चाहिए? मोल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मोल इक्वल टू हो जाता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं बताया था आपको, कितने होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23। इतने मोल, इतने पार्टिकल एक मोल में प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो यहां से मोल निकल जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पे मोल कितने आएंगे आपके? कितना दिया है? 6.02 into 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23। कैंसिल करेंगे क्या आएगा? 10 to the power -3 मोल्स। इतने मोल्स आ गए। इतने मोल्स कितने, ये हमारा कितने में दिया था? 100 ml में। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कितने हमारे? 10 to the power -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 100 ml। 100 ml नहीं लिखेंगे यहाँ। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने बोला था कि वॉल्यूम जो होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1000 से डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होगा? 0.1 या 10 to the power -1। यहां से आंसर निकल के आएगा 10 to the power -2। 10 to the power -2 क्या होगा? 0.01। ठीक है, ये आ गया आपका मोलैरिटी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए थे, मोल्स निकालना था, उसके बाद मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंज, विच ऑफ दीज में क्या लिखा है ऑप्शन में? ए है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। ऑप्शन बी क्या है आपका? वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सी क्या है आपका? मोलैरिटी। और डी क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें इन चारों में से उसने पूछा है विच ऑफ चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंज, मतलब मींस टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है। अब हमने सारे इन चारों के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मास की हो रही है, और मोल की बात हो रही है। वेट फ्रैक्शन में बात किसकी हो रही है? केवल मास की हो रही है। मोल फ्रैक्शन में बात केवल मोल की हो रही है। और मोलैरिटी में यहाँ पे मास अब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, मोल, तीनों में से कौन सी चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है? वॉल्यूम। ठीक है, और वो किसमें? केवल मोलैरिटी में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है,
कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए, इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, 2002 में आया हुआ है। यहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, इन ए कंपाउंड CHN आर प्रेजेंटेड 9:1:3.5, C कितना 9:1:3.5 बाई वेट, क्या दिया हुआ है, वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 108, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 108। क्या पूछा है हमसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या है, वेट का रेशियो है। ठीक है, हमें किसका रेशियो चाहिए, मोल का। हमने पहले ही बोला है हम डील किस में करते हैं, मोल में करते हैं। तो मास, तो ये मास का है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल का हो जाएगा। तो इसका कितना होता है, कार्बन का 12 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 1, 3.5 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 3/4, ये 1, ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला की। इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या बोला था हमने, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो लेने के लिए अगर हम तीनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगा इसका, C3H4, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आपका, C3H4n, ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां डिफरेंस पता चलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 108। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालें, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा आपका 12 36 प्लस 4 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा आपका 54। लेकिन हमारा गिवन कितना है 108, तो डिवाइड करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 54, क्या है 2, यानी कि 2 टाइम्स जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका वो इसके 2 टाइम्स होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला के 2 टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा C6H8N2। ये देखिए ये निकल के आ गया हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था 108। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है C6H8N2, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अब हमारे इस टॉपिक को हम यहीं एंड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, सारे बेसिक कंसेप्ट हमको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सारी फिजिकल केमिस्ट्री में हम इन सारे टर्म्स का यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।